हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्लीज़ बेटा, जब भी मैं इस चैप्टर को अब शुरू कर रहा हूँ, आगे इसका जो थर्ड पार्ट है उसी का मैं बढ़ा रहा हूँ। तो जितना भी आपको आज फिर से समझाया जा रहा है उसको प्लीज़ बेटा पूरा उसको देखने की कोशिश करना, पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको हर तरह की जो चीज़ें ना वो आपको समझ में आ सके। तो आज मैं आ जाता हूँ पार्ट नंबर 3 पे। हम 2 पार्ट इस चैप्टर के हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, इसके हम 2 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं और लास्ट हमारा थर्ड पार्ट है। आज लगभग आपके सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम ज्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रेड रिसीवेबल। जो हमारी अकाउंटिंग टर्म है वो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें इंक्लूड होती है बेटा, एक तो होती है डेटर्स और दूसरी होती है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब मैं आपको दोनों का मीनिंग आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। तो पहले आ जाते हैं हम डेटर्स के ऊपर। डेटर्स होते हैं देनदार, हिंदी में इनको बोलते हैं देनदार। ऐसे लोग जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, ठीक है। अब उनसे हम पैसे लेंगे, इसीलिए वो हमारे लिए क्या हुए? देनदार हुए, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। तो टू होम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जिनको हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। जैसे सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स सेल किए राम को, किस पे? क्रेडिट पे, यानी कि उधार सेल किए। तो हमारा जो डेटर हुआ वो कौन हुआ? राम हुआ। एक चीज आपको बेटा हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हमें इस तरह से ट्रांजेक्शन दे रखे, सोल्ड गुड्स टू राम, ठीक है, ओनली ये दिया सोल्ड गुड्स टू राम, तो यहाँ में कैश वर्ड कभी दिया ही नहीं है। तो हमेशा जो ट्रांजेक्शन होगी क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन होगी। अगर क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी ही होगी, और अगर ऐसे लिखा होता सोल्ड गुड्स टू राम ऑन फॉर कैश, तो वो क्या होती? कैश में ट्रांजेक्शन होती। तो अगर नाम दिया हो और क्रेडिट लिखा हो तो हमेशा क्या होगी? वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होगी, जब तक कैश ना लिखा हो तब तक। तो ये था हमारा ये था हमारा डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं। दूसरा आता है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि बीआर। बीआर एक ऐसा नोट होता है जो कि हम खुद लिखते हैं, यानी कि हमने गुड्स सेल की है तो हम खुद उस बिल को लिखेंगे और उस बिल के ऊपर जिसने गुड्स परचेज की उसके साइन करवाए जाएंगे, यानी कि वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसमें वो टाइम पीरियड देगा कि इतने टाइम के बाद आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। तो ऐसा जो नोट होगा उसी नोट को हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो अ नोट दैट इज रिटन बाय सेलर, एक ऐसा नोट जिसको सेलर लिखता है, एंड एक्सेप्टेड बाय परचेजर, और एक्सेप्ट कौन करता है इसको? परचेजर। व्हेन ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब उसने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, और व्हेन ही सोल्ड गुड्स टू होम ऑन क्रेडिट, और या फिर जिसको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए वो क्या करेगा? उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा जो बिल होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल होगा। अब जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा है, इसी तरह से दूसरी चीज हमारे सामने आ जाती है, ट्रेड पेबल। तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें इंक्लूड थी, डेटर्स और दूसरा क्या था हमारा? बिल्स रिसीवेबल। तो इसी तरह से हमारा जो ट्रेड पेबल होता है उसमें भी 2 चीजें इंक्लूड होती है। पहली होती है क्रेडिटर्स और दूसरा होता है बिल्स पेबल। दोनों चीजें उससे अपोजिट होंगी। जैसे डेटर्स पे क्या था? क्रेडिट पे गुड्स सेल करते थे, लेकिन क्रेडिटर क्या होगा? क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेंगे। तो जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उधार परचेज करते हैं, तो वो हमसे पैसे लेंगे, इसीलिए वो क्या होते हैं? लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, टू होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम समवन दैट द अपोजिटर इज कॉल्ड क्रेडिटर, कि जिससे हमने गुड्स परचेज किए किस पे? क्रेडिट पे, या फिर हमने किसी से भी गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो जो सामने वाला होगा जिससे हमने गुड्स परचेज किए वही हमारा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। तो जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं वो हमारा क्या होगा? क्रेडिटर। और सेल करेंगे तो क्या होगा? हमारा डेटर्स होगा। अब हमने यहाँ गुड्स क्या किया? परचेज किए, तो इसका मतलब कि सेल सामने वाले ने किए, तो वो सामने वाला क्या होगा? एक बिल लिखेगा और उस बिल को कौन एक्सेप्ट करेगा? हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वो बिल क्या होगा? बिल्स पेबल होगा, क्योंकि उसका अमाउंट हमें पे करना है। A note that is written by seller and we accept it because we purchase goods on credit, that is called bills payable। तो एक ऐसा नोट जिसको सेलर लिखेगा और हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमने गुड्स क्या किए? परचेज किए क्रेडिट पे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है परचेज। अब आप बोलोगे सर कि परचेज तो बहुत ज्यादा आसान है कि कुछ भी हम खरीदें वही क्या होगा? परचेज होगा। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
परचेज वो चीज होती है जिसमें हम डील करते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, अगर वही चीज हम परचेज करेंगे तो वही चीज हमारी क्या होगी, परचेज होगी। बाकी की चाहे कुछ भी चीज हम परचेज कर ले वो हमारा परचेज नहीं होगा। तो इफ वी परचेज द गुड्स इन विच वी डील आवर बिजनेस इज कॉल्ड परचेज। तो ऐसी गुड्स जिसको हम परचेज करते हैं लेकिन जिसमें हमारा बिजनेस है ना, जिसमें हम बिजनेस को डील करते हैं, वही चीज क्या होगी, परचेज होगी। जैसे कि एग्जांपल है, वी स्टार्ट आवर क्लोथिंग बिजनेस, हमने एक अपना जो क्लोथिंग बिजनेस है वो स्टार्ट कर लिया है और उसके लिए हमने परचेज किया फर्नीचर, क्लोथ परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया और भी बहुत सारी चीजें परचेज की है। लेकिन इसमें से हमारा जो परचेज होगा वो क्या होगा, ओनली क्लोथ होगा। परचेज हमारा क्या होगा, ओनली क्लोथ ही होगा, क्योंकि हम बिजनेस की डील किस में कर रहे हैं, क्लोथ में कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न का मतलब कि किसी से हमने गुड्स परचेज किए, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ गए तो उसको हम वापस दे देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न को इसके अलावा हम बोल सकते हैं परचेज आउटवार्ड। परचेज रिटर्न को हम क्या बोल सकते हैं, आउटवार्ड बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास से गुड्स क्या हो रही है, जा रही है बाहर, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न या फिर परचेज आउटवार्ड। लेकिन यहाँ फिर से वही हो गया कि हमारा बिजनेस है क्लोथिंग का और हमने गुड्स परचेज किए, जैसे कि फर्नीचर भी, क्लोथ भी, कंप्यूटर भी। अगर ये सारी चीजें हमारी डिफेक्ट आ जाते हैं इनमें, तो हम इनको रिटर्न करेंगे, तो सिर्फ हमारा परचेज रिटर्न क्या होगा, क्लोथ्स होगा। बाकी की जो चीजें होगी वो परचेज रिटर्न नहीं होगी। तो इफ वी रिटर्न दैट गुड्स इन विच वी डील आवर बिजनेस, तो वो गुड्स अगर हम रिटर्न करते हैं जिसमें हमारा बिजनेस है, तो वही क्या होगी, हमारी परचेज रिटर्न होगी। तो हमारा क्लोथ क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। ठीक है। फिर आ जाता है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेम चीज आ गई है। तो सेल्स क्या कर सकते हैं, या तो हमने कोई गुड्स परचेज किया आगे सेल करने के लिए, तो वही क्या होगी, हमारी सेल्स होगी। ठीक है। लेकिन सेल का मतलब ये नहीं कि जैसे हमने गुड्स हमने बिजनेस किया था क्लोथिंग का, और फर्नीचर भी, क्लोथ भी और कंप्यूटर भी, तीनों चीज हम परचेज करके लेके आ गए हैं, और फर्नीचर खराब हो गया सेल कर दे, क्लोथ को तो हम सेल कर ही रहे हैं और कंप्यूटर को भी सेल कर दे रहे हैं किसी वजह से, तो हमारी जो सेल होगी ना वो सिर्फ क्या होगी, क्लोथिंग की होगी। तो इफ वी परचेजिंग गुड्स आर सोल्ड टू आवर कस्टमर, कि ऐसी चीज हम परचेज करते जो कि हम कस्टमर को सेल करेंगे, इट इज सेल, एंड इफ कस्टमर रिटर्न गुड्स ड्यू टू सम फॉल्टिंग इज कॉल्ड सेल रिटर्न। और अगर कस्टमर को जो चीज हमने सेल किया और उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया और उसने वो गुड्स वापस कर दिए, तो वही हमारा क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा। यानी कि अगर हम क्लोथ सेल करेंगे तो ही हमारा क्या होगा, सेल होगा, और अगर क्लोथ ही हमारे पास वापस आ जाते तो वही हमारा क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा। बाकी की चीजें हमारी सेल्स रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, आए बेटा समझ में। तो जिस चीज में डील करेंगे वही चीज हमारी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होगी। सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम है सेल्स इनवर्ड है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रही है, गुड्स आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टॉक। स्टॉक या इन्वेंट्री, ऐसी चीज जो हमने सेल करने के लिए रखी हुई है, वो हमारे गोडाउन में या फिर हमारी शॉप में कहीं भी हो सकती है। तो जो हमारा स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, एक ही बात होती है। स्टॉक या इन्वेंट्री हमारा दो तरह का होता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मान लो हमारी किसी भी चीज की शॉप है, हमने सुबह दुकान खोली, तो हमारी दुकान में जितना भी मटेरियल होगा वो सारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। और शाम को जैसे हम दुकान को क्लोज करते तो उस टाइम जितना भी मटेरियल होगा वो सारा क्या होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ देखिए, इन द मॉर्निंग द गुड्स इन आवर शॉप इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। तो मॉर्निंग में हमारे पास जो जो चीजें होंगी वो सारी क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक होगी। इन द इवनिंग द गुड्स रिमेनिंग इन आवर शॉप, तो शाम को जैसे दुकान क्लोजिंग का टाइम होगा उस टाइम हमारे पास जितने भी गुड्स बची होंगी वो सारी क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक होगी। लेकिन जो हमारा स्टॉक है ना, ये तो था कि स्टॉक जितना बचा है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारा जो स्टॉक होता है वो तीन तरह का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। तो सबसे पहले आते हैं रॉ मटेरियल पे। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टार्टिंग में जो मटेरियल हमें चाहिए वही हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। तो एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड्स इन स्टार्टिंग, तो कोई भी चीज जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टार्टिंग में यूज की जाती है वही हमारी क्या होती है, रॉ मटेरियल होती है। जैसे कि मान लो हमने फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, तो वुड हमारा क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। फिर है वर्क इन प्रोग्रेस, जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर फैक्ट्री में हमारा काम चल रहा है, तो हमारा क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा। इफ यू वर्क इन रॉ मटेरियल, वर्क ऑन रॉ मटेरियल इन आवर फैक्ट्री साइट, इट वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो यही क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा। जैसे कि मान लो हमें फर्नीचर बनाना है और फर्नीचर बनाने के लिए हम लकड़ी लेके आ गए हैं और उसको हम काट कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, उसको अलग अलग ढंग से उसकी शेप दे रहे हैं, तो वो सारी चीज हमारी किस में आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी।
लास्ट हमारा इसमें आ जाता है फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है और उसको आगे हमें सेल करना है। सेल करने के लिए हमने गोडाउन में या हमारा जो शोरूम है उसमें रख दिया है, तो वही क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा। When the goods are ready to sell is called finished goods। तो जब गुड्स हमारे पास रेडी हो जाते हैं सेल करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने वुड से क्या बनाया, फर्नीचर बनाया, जैसे कि चेयर टेबल कुछ भी बनाया, तो ये हमारी क्या होगी, फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा। फिर आ जाते हैं कि गुड्स क्या होते हैं। जो भी चीज हमने मैन्युफैक्चर की है, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हमने परचेज किए आगे सेल करने के लिए, वही हमारा क्या होगा, गुड्स होगा, वही गुड्स होंगे हमारी। इफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल इज कॉल्ड गुड्स। तो बनी बनाई चीज अगर हमने खरीदी है आगे सेल करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट जो है हमारा दो तरह का होता है, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट का आप एग्जांपल लेके चलो। मान लो आप बुक खरीदने के लिए जाते हो, अकाउंटेंसी की बुक खरीदने के लिए जाते हो दुकानदार पे, और उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 500, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, इसका जो 10% है ना जाते ही लेस कर दिया 50, और आपको बोला कि आपको सिर्फ 450 अमाउंट देना है, ठीक है। तो ये जो 50 रुपीज होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, ठीक है। फिर दुकानदार ने कहा कि अगर आप पेमेंट जल्दी से कर दोगे तो आपको 450 के बजाय और भी कम देना पड़ेगा। आपको देना कितना है, 450 देना है, लेकिन दुकानदार ने कहा कि अगर आप जल्दी से पेमेंट कर दे तो 20 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको सिर्फ 430 रुपीज ही देने हैं। तो जो 20 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा वो क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए, A discount on retail price is allowed between retailer and customer और retailer and wholesaler। तो एक ऐसा डिस्काउंट जो रिटेल प्राइस के ऊपर अलाउ किया जाता है, जो कि रिटेलर और कस्टमर के बीच भी हो सकता है या फिर रिटेलर और होलसेलर के बीच में भी हो सकता है। तो कैश डिस्काउंट होता है कि कस्टमर को जल्दी से पेमेंट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो विच इज गिवन फॉर मोटिवेटिंग पीपल फॉर पेइंग द बिल टाइमली। तो टाइमली पेमेंट करने के लिए, बिल को पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री का मतलब कि अगर हमारे सामने कोई भी ट्रांजेक्शन आई और उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया अपनी जो बुक्स है ना उसमें, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन और इवेंट विच इज हैपेंस नोट डाउन इन आवर बुक्स इज कॉल्ड एंट्री। तो कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी इवेंट जो कि हैपन हुआ है, यानी कि हुआ है, और उसको अगर हम नोट डाउन कर लेते हैं अपनी बुक्स में, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम एंट्री बोलते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी चीजें और बची है आपके सामने, फिर आपका जो चैप्टर है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। फिर आ जाते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स को समझने का बहुत आसान तरीका है, अलग अलग समझते हैं इसको। बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, और डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर्स। बैड का मतलब बुरा और डेब्ट का मतलब क्या होता है, डेटर्स। तो यहाँ इसका पूरा मतलब क्या हुआ, बुरे डेटर्स। और डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं। अगर मान लो वो बुरे हो जाते हैं मतलब उनको, उन्होंने अगर पेमेंट नहीं की, उन्होंने अगर पैसा नहीं दिया, वो हमारे देनदार, अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया है तो जितना भी पैसा वो हमें नहीं देंगे वो सारा हमारा क्या होगा, बैड डेब्ट्स होगा। तो इफ वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड नथिंग कुड बी रिसीव्ड इन अ लॉन्ग, तो अगर मान लो हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे और उससे हमें कुछ भी नहीं मिला है जबकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, देन दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। तो इसका जो अमाउंट होगा वो हमारा क्या होगा, बैड डेब्ट्स होगा। अगर उस बैड डेब्ट्स में से कुछ अमाउंट हमें मिल जाता है, कुछ टाइम बाद कुछ अमाउंट हमें मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इफ सम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेब्ट्स देन इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कि जितना भी अमाउंट हमारा बैड डेब्ट्स हुआ था, जितना भी हमारा अमाउंट जो डूब गया था, अगर उसमें से कुछ भी अमाउंट हमें मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड बोलते हैं। अब आ जाते हैं सोलवेंट एंड इनसोलवेंट पे। सोलवेंट और इनसोलवेंट में सीधा सा मतलब होता है कि सोलवेंट का मतलब होता है अच्छी सिचुएशन और इनसोलवेंट का मतलब होता है बुरी सिचुएशन। ठीक है, तो सोलवेंट का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल सिचुएशन इन बिजनेस। कि बिजनेस में अगर हमारी जो सिचुएशन है वो सक्सेसफुल है तो उसको क्या बोल देंगे, हम सोलवेंट बोल देंगे। और इनसोलवेंट बोलेंगे बैड सिचुएशन इन बिजनेस, यानी कि बहुत बुरी सिचुएशन है और हम कुछ भी चीज पे नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब सोलवेंट में क्या होता है, जब हमारी एसेट्स बहुत ज्यादा हो और लाइबिलिटी हमारी बहुत कम हो,
यानी कि हमारी इतनी एसेट्स है कि लाइबिलिटी को हम इजीली पेमेंट कर पा रहे हैं, तो वो हमारी सिचुएशन किस चीज की होगी, सोलवेंट की सिचुएशन होगी। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन हमारी ऐसी आ रही है कि हमारी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है और एसेट्स हमारी बहुत कम है, लाइबिलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि अगर हम एसेट्स को सेल कर दें तो भी लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट जो आज आपका है वह वाउचर या स्लिप। यहाँ देखिए बेटा, जब भी हम कहीं से गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने जो अपना घर बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल मंगाया है, तो जो ड्राइवर आएगा वो एक स्लिप भरेगा और उस स्लिप में लिखेगा कि मैं मटेरियल क्या लाया हूँ, इसमें कितनी क्वांटिटी इसकी और कितना इसका प्राइस होगा, और उस पर एक नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, तो उस स्लिप को ही हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। अ स्लिप दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इन विच सेलिंग डिस्क्रिप्शन इज रिटर्न। तो ऐसी स्लिप जो कि गुड्स को सेल करने पे जो परचेजर है ना उसी के पास वापस आती है और जिसके ऊपर सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता है, यानी कि जो गुड्स सेल की उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। तो बेटा आज जो आपका ये चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, मैंने बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आपको समझाया और मेरे हिसाब से अब आपके सामने किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस चैप्टर को लेकर नहीं आएगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके या फिर जिस तरह से आपको पॉसिबल हो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ये मत करना कि आपने वीडियो को थोड़ा सा देखा उसको स्किप कर दिया और फिर भी आप बोलते हो कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई। तो बेटा अगर आपको अच्छी तरह से सारी चीजें समझनी तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि इसी की बेस पे होगा, और वो तभी समझ में आएगा जब आपको पता हो कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होती है और इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। अगर हम इनको समझ पाएंगे तो हम इस चैप्टर को भी या फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर उसको भी हम इजीली समझ सकेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।